हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आज याद रखिएगा। आपका जो यूनिट है ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, उसका ये लास्ट टॉपिक है और सारे टॉपिक एकदम सिलसिलेवार ढंग से आपको एक तो एडवांस लेवल के भी वीडियो मिलेंगे और एक आपके एवरेज लेवल के वीडियो या लेक्चर मिलेंगे। लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ना है, समझना है। आपके एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है ये और एक एक टॉपिक का महत्व समझिए। जब इसे एक एक क्वेश्चन आएंगे और आपसे छूटेगा तो रात में नींद नहीं आएगी आपको। सो इन सब के एमसीक्यू और प्रैक्टिस सेट भी हमारे एप्लीकेशन पे मिलने वाले हैं। कुछ चैप्टर्स के प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, कुछ के आ रहे हैं, ये सब आपको मिल जाएगा। पहला तो है मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम अग्रेरियन, यानी किसान वाले व्यवस्था से लेकर के और मैन्युफैक्चरिंग जब किया जाए, यानी पहले लोग किसान करते थे और वहां पे जब मैन्युफैक्चरिंग किया जाए तो इसको कहेंगे औद्योगिकीकरण। देखिए हिंदी वाला नोट्स भी अवेलेबल है, जिन बच्चों को हिंदी वाला चाहिए वो यहाँ हिंदी से देख सकते हैं। औद्योगिकीकरण का अर्थ क्या है? किसान आधारित अर्थव्यवस्था से जब हम जो उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था बन जाए तो उसको ही कहते हैं। समझिए इसको। अब यहां ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन में ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज तो होगा ही, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगा। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा? अगर आप देख रहे हो कि फैक्ट्री लगा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो क्या क्या होगा? मास प्रोडक्शन होगा, शिफ्ट फ्रॉम मैनुअल लेबर टू मशीन, मशीन को शिफ्ट किया जाएगा, मैनुअल लेबर से मशीन काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मास प्रोडक्शन किया जाएगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, ग्रोथ फैक्ट्री का होगा, ये सब होगा। नॉर्मल चीजें दिखती है, बड़े बड़े फैक्ट्री लगेंगे, बड़े बड़े पावर हाउस उसको सपोर्ट करेंगे। पावर हाउस इन द सेंस बिजली पे मशीन चलेंगे और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उसमें इन्वेस्ट करेंगे। आपके देश राज्य में पैसा आएगा और लोगों को रोजगार मिलेगा, ये सब चीजें होती है। अर्बनाइजेशन और नया सोशल स्ट्रक्चर मिलेगा। आप अक्सर देखोगे जहां भी फैक्ट्री लगता है ना, फैक्ट्री एक्चुअली ये अंग्रेज आए तो फैक्टर वर्ड से ये बना है फैक्ट्री। यहां पे जब भी फैक्ट्री लगेगा तो वो फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए कॉलोनी बसाते हैं। मान लीजिए फैक्ट्री है, फैक्ट्री का गेट है तो उसके बाहर दोनों साइड वो कॉलोनी बसा देते थे। कॉलोनी समझ रहे हो आप? यही कॉलोनी एक्चुअली ये कॉलोनियलिज्म से आया है, उपनिवेशवाद से। कॉलोनी वहां से आया। हम लोग आसान से कहते हैं कि हम कॉलोनी में रहते हैं, जैसे हम अभी भी गुलाम है ना, सोच से तो गुलाम है ही किसी किसी मामले में। तो अर्बनाइजेशन एंड न्यू सोशल स्ट्रक्चर यहां पे रहा। की फीचर्स इसका क्या है? प्रोडक्शन शिफ्ट फ्रॉम होम्स। अब प्रोडक्शन जो है ये कॉटेज इंडस्ट्री से शिफ्ट होकर के मशीन पे चला गया। पहले एक साड़ी को बुनने में तकरीबन 15-20 दिन लगते थे, एक साड़ी या एक धोती बनाने में। नॉर्मल चीज है धोती, उसको बनाने में। अब वो मशीन करेगा तो वो 1 घंटे में बना देगा, 2 घंटे में बना देगा, कहानी खत्म हो गई। आप समझ रहे हो? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहला होगा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भाई फैक्ट्री सिस्टम होता है। यहां फैक्ट्री काम करेगा, लोग फैक्ट्री में जाकर के फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आएगा और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, वहां से एक्सपोर्ट होगा, उसको पैसे आएंगे बिकने से, ये सब को कुछ होगा। लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है। देखो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आपसे ये सब पूछेगा तो आपको वहां एग्जाम हॉल में नींद आने लगेगी। आएगी कि नहीं बताइए जरा? बिल्कुल भी आने लगेगी। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। आप में से काफी सारे बच्चे हैं जिनको शायद ये मालूम ही नहीं है कि फैक्ट्री बनाने का, फैक्ट्री लगाने का बड़ा उद्देश्य है लार्ज स्केल प्रोडक्शन। यानी एप्पल का आईफोन अगर किसी तमिलनाडु के छोटे से फैक्ट्री में बन रहा है तो वहां पे 1000 फोन बना रहा है तो वो सोचेगा हम बड़ी फैक्ट्री लगाए क्योंकि एप्पल की डिमांड बढ़ रही है और वहां 10,000 या 1 लाख या 1 करोड़ आईफोन बने। समझने वाली चीज है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन ही बनाया जाता है, मशीनों का यूज किया जाएगा, डिवीजन ऑफ लेबर होगा यहाँ पे। अच्छा, डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है जरा बताइएगा हमें। आप लोग अगर जानते होंगे तो जरूर कमेंट करिएगा। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि डिवीजन ऑफ लेबर आप हमें बताइए। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7052529525। आपके लिए कोर्सेज, आपके लिए मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल, ये सब कुछ अवेलेबल है आपके पास। आप आराम से विजिट कर सकते हो, कोई जल्दी नहीं है। ये नंबर याद रखिएगा, आप अपने ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाओ। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो वो स्टडी मटेरियल या कुछ भी के लिए लो ना लो मैटर ये नहीं है, आपको आपके स्टडी जो ग्रुप्स हैं उनमें जुड़ जाना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, जरूर हमें कमेंट करिएगा। अगला पॉइंट है इसमें कि टाइम बेस्ड लेबर डिसिप्लिन होता है यहाँ पे। यहाँ एक चीज आपको मैं बता दूं हमेशा, ये टाइम बेस्ड लेबर डिसिप्लिन होगा। यहां टाइम से लोग आएंगे, टाइम से काम करेंगे, टाइम से जाएंगे, यानी कि टाइम से आके बैठ गए, ये भी नहीं होगा। टाइम बेस्ड होगा ये चीज। अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन फ्रॉम रूरल, ये एरिया, ये रूरल अर्बन माइग्रेशन यहां होता ही है एकदम।
रूरल गांव से लोग आएंगे यहाँ काम करने। ग्रोथ ऑफ टाउन, टाउन बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल सिटी बढ़ेगा। समझ में आया आपको? बिल्कुल। अब कैपिटलिज्म पे आते हैं। यहाँ एक बड़ा फैक्टर होता है कैपिटलिज्म, यानी अगर आपको फैक्ट्री लगाना है तो आप 10 रुपए में तो लगाओगे नहीं, आपको उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए भी चाहिए होंगे। तो इतना रुपया तो किसी आदमी के पास एक समय में होता नहीं है। तो किसी बड़े बड़े कैपिटलिस्ट से, यानी पूंजीवादी लोग से, जिनके पास बहुत सारा अमाउंट में पैसा है, उनके पास पैसा नहीं है तो बैंक उन्हें लोन दे देती है। आप जो पैसा बैंक में जमा करते हो, बैंक उसी पैसे को दूसरे लोगों को लोन में देती है। जैसे आप जैसे लोग मान लेते हैं 150 करोड़ लोग हैं, तो 100 करोड़ लोग अगर बैंक के खाते में खोल रहे हैं और वो अपना पैसा जमा कर रहे हैं, जो उन्हीं चीज को कैपिटलिस्ट को लोन में दे दिया जाएगा, बिजनेस लोन बहुत कम रेट पे। ठीक है, तो यहां क्या होगा, प्राइवेट ऑनरशिप बढ़ेगी, कैपिटलिज्म, प्राइवेट लोगों के पास जमीन है, फैक्ट्री आएंगी, प्रॉफिट इनका मोटिव होता है, मुनाफा इनको कमाना होता है। क्या कमाना होता है? प्रॉफिट मतलब फायदा, मुनाफा, जो आप कह लो। हिंदी वाले बच्चे हो, देख लो भैया, हिंदी वाली चीजें यहाँ पे हैं। यहाँ दिख रहा है पूंजीवाद, निजी स्वामित्व, लाभ की अभिलाषा, बाजार आधारित प्रतिस्पर्धा होगा, तकनीकी प्रगति होगी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, जैसे भाप इंजन बना, फिर पावर लूम बना, फिर रेलगाड़ी बना, ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन के चिन्ह है। रेलगाड़ी आपको दिखा होगा दुनिया में, जो पहली बार इंडिया में भी बना, वो रेलगाड़ी आपको ऐसा लगता होगा कि वो रेलगाड़ी बनाई गई है किसके लिए? इनके लिए नहीं, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बनाई गई थी, लोगों के लिए नहीं बनाई गई थी। ठीक है, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, डिजिटल इकोनॉमी, मॉडर्न फेजियन सब आता है इसमें। ठीक है ना। स्पेशलाइजेशन में अगर हम बात करें, वर्कर्स परफॉर्म स्पेशलाइज्ड टास्क, हायर प्रोडक्टिविटी बट डिक्रीज्ड वर्कर ऑटोनॉमी। ये याद रखिएगा, प्रोडक्टिविटी इनकी बढ़ेंगे लेकिन वर्कर ऑटोनॉमी घटेगा। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? इमरजेंस ऑफ न्यू सोशल क्लास, इंडस्ट्रियल जो बर्जियोइस कहते हैं इसे, फैक्ट्री ओनर्स की जो है वो बढ़ेगा, वर्किंग क्लास या प्रोलिटेरिएट, इन सब में डिवीजन अब स्टार्ट हो जाएगा। एक होगा काम करने वाले, एक होंगे जिनके पास पूरा स्वामित्व होगा। न्यू सोशल क्लास डेवलप होगा, ये आपको दोनों दिखेगा एक नए अवतार में। अच्छा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हो सकते हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन होता ही क्यों है आपके दिमाग में होगा। इकोनॉमिक कॉज होगा। पहले तो भाई वहां की सरकार या वहां के लोग चाहेंगे कि यहाँ व्यापार बढ़े, कॉमर्स बढ़े, व्यापार और वाणिज्य जब बढ़ने का लोग सोचेंगे तो वहां हो सकता है कैपिटल हो, मान लो वहां पैसे हो लोगों के पास फैक्ट्री लगाने का। डिमांड फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, जो गुड्स होते हैं उनकी अगर डिमांड बढ़ गई, मान लो एक छोटा सा बिस्किट है, उसकी डिमांड अचानक बढ़ गई तो वो होगा। टेक्नोलॉजिकल कॉज का क्या मतलब होता है? टेक्नोलॉजिकल कॉज का मतलब होता है कि टेक्निकल जो चीजें हैं उसकी वजह से भी कुछ ऐसे टेक्निकल आ गए जिससे प्रोडक्शन आसान लगने लगा तो लोग फैक्ट्री लगाने लगी, चलो बढ़िया से बन जाएगा। साइंटिफिक इन्वेंशंस, स्टीम पावर, स्पिनिंग जेनी, रेलवे, ये सब यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गया आपको? स्पिनिंग जेनी क्या होता है? साइंटिफिक इन्वेंशंस में एक तो स्टीम इंजन होगा, अब भाप इंजन सबसे पहले आता था। स्पिनिंग जेनी यानी जो व्हील आते थे, पहले हाथ से चलाने पड़ते थे, अब बड़े बड़े फैक्ट्री में एक साथ बहुत सारे व्हील लगे होते हैं। ये सब साइंटिफिक इन्वेंशंस का ही नतीजा है। मैकेनाइजेशन होगा, लोअर कॉस्ट पे हायर आउटपुट होगा, बड़े बड़े मशीन लगेंगे जो बहुत कम पावर कंजम्पशन करते हैं। पॉलिटिकल कॉज, सरकार की या गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है। जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए बहुत सारे पॉलिसीज लाए गए थे कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदे तो आपसे इतना कम टैक्स लेंगे, आप अगर उसकी कंपनी लगाते हो तो आपसे 5 साल बिजली फ्री कर देंगे, आपको परमिशंस बहुत ज़्यादा नहीं लेगा। कॉलोनियल एक्सपेंशन एंड स्टेबल गवर्नमेंट्स, ये सब रहना चाहिए। पॉलिटिकल कॉज में स्टेबल गवर्नमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर गवर्नमेंट स्टेबल है, कोई भी वहाँ फैक्ट्री लगाएगा, कोई भी वहाँ इंडस्ट्री लगाएगा और बढ़िया से अपना बिजनेस करेगा। ठीक है ना, ये चीज़। या फिर कॉलोनियल एक्सपेंशन में भी ये हुआ है, ये अपनी हिस्ट्री को मत भूलिएगा भाई। हमारे देश में अगर अंग्रेजों ने कुछ बिजनेस बढ़ाया तो वो अपने फायदे के लिए उन्होंने बढ़ाया था। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये तब भी होता है। ठीक है, अब आते हैं सोशल कॉज में। देखो, ऐसा हो कि भाई सभी लोग एजुकेटेड हो जाएं, तभी ये हो सकता है। अच्छा, हिंदी वाले लोग भी देखते रहिएगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो नंबर मैंने दे दिया है, उस नंबर पे संपर्क कर लीजिए, 7052529525। तो
चलिए यहाँ पे है, देख लीजिए। सामाजिक कारण में शिक्षा अचानक से अच्छा हो गया तो लोग सोचेंगे चलो इंडस्ट्री लगाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उद्यमिता का विकास, उद्यम करना हो, बिजनेस करना हो। भौगोलिक कारण, वो समुद्र के किनारे है तो वहां से कोई भी चीज एक्सपोर्ट हो सकता है, तो एक्सपोर्ट हो जाएगा तो वो लोग करने लगेंगे। कोयला, लौह जैसे संसाधन, ये भी होगा। नदियां और बंदरगाह, ये सब बड़े कारण होते हैं बिजनेस और व्यापार के। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट थिंग इज फेजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, ये एकदम से आपको करके जाना है इंडस्ट्रियलाइजेशन में। इसके थॉट्स वगैरह पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन ये करके जाओ। पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था 1750 से 1850। ये 100 साल का दौर है। ये ब्रिटेन में शुरू हुआ है। स्टीम इंजन बना, स्पिनिंग जेनी, इन्हीं दोनों से सस्ते कपड़े बनने लगे और भारत की तो वाट लग गई। उसके बाद टेक्सटाइल इतने सस्ते हो गए, यहाँ से वो लोग कॉटन ले जाते थे और हमारे ही कॉटन का कपड़ा बना के हमें ही बेचने आते थे। आयरन, कोल, इन सब का इंडस्ट्री बढ़ना शुरू हुआ। ये फर्स्ट रिवॉल्यूशन था। इसमें आप देखोगे, ठीक है ना, अब टेक्सटाइल, आयरन, ये सब आपको मिलेगा। सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल्स, स्टील। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन पे फोकस किया गया। केमिकल्स नए नए बनाए गए, चूंकि ये दौर है जब आप देखोगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो जाता है। और स्टील मेकिंग शुरू किया गया। यहाँ याद रखिएगा, आयरन पहले बना था, यानी सिर्फ लोहा निकलता था, स्टील के बारे में जानकारी नहीं थी। अब चूंकि केमिकल्स बने, क्रोमियम उसमें लगने लगा। आयरन में क्या मिलाते हैं तो स्टील बनता है, क्रोमियम, है ना, चमकता है जो, वही मिलता है। रेलवे एंड मास प्रोडक्शन, ये भी एक बड़ा चीज हुआ इसमें, क्योंकि आयरन होगा तो रेलवे लाइन बिछने लगी। ठीक है। राइज ऑफ कॉरपोरेशंस, बड़े बड़े कॉरपोरेट बिजनेस शुरू हो गए। थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अगर हम देखें तो ये 1970 के बाद आईटी रिवॉल्यूशन एक बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है ना, थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन समझिएगा, आईटी रिवॉल्यूशन, कंप्यूटर्स, ऑटोमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब हैं। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसमें एक चीज़ और, थर्ड और फोर्थ में आप कंफ्यूज मत होइएगा। आईटी रिवॉल्यूशन ये 1960-70 के दशक के बाद की बात है। कंप्यूटर्स आए, ऑटोमेशन शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू हुआ, फैक्ट्री ऑटोमेटिक चलने लगे। इसका बाद ऑटोमेशन आप कंप्यूटर वाला मत समझ लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स आने लगे, जैसे रेडियो पहले बड़े बड़े आते थे, छोटे होने लगे, टीवी बड़े बड़े आता था, छोटा होने लगा। चौथा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है आज वाला, जिसमें हम आज जी रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो सबकी वाट लगा रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, रोबोटिक्स है, ऑटोमेशन यहाँ भी है, लेकिन ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑटोमेशन है। डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, ये क्या है? डिजिटल, अगर जैसे आप डिजिटली कोई ब्रांड प्रमोट कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग ही एक तरीके का मान के चलो। चलो, कंसिक्वेंस क्या क्या हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन का, क्या क्या कंसिक्वेंस हुआ? पहला तो हुआ पॉजिटिव इफेक्ट में, इकोनॉमिक इफेक्ट हुआ भाई। जहां इंडस्ट्री लगाओगे वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, व्यापार शुरू होगा, ट्रक्स आएंगे, सामान भरेंगे, ले जाएंगे। मास प्रोडक्शन शुरू हुआ, इंक्रीज इन नेशनल इनकम बढ़ा। ये मैं वन लाइनर इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें कोई आपको बहुत बड़ा एग्जाम तो देना नहीं है, ये आपके बस दिमाग में और आपके कॉपी में लिखा होना चाहिए। राइज ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सब हुआ। सोशल में हुआ कि यहाँ लोग, इंडस्ट्री जब मिली तो लोगों के पास पैसे आए तो बेटर एजुकेशन मिलना शुरू हुआ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पैसे आ गए तो होना शुरू हुआ। और वीमेन भी वर्क फोर्स में इंक्लूड हो गई। पॉलिटिकल आप देखोगे तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ मॉडर्न स्टेट, जब देखो जब भी फैक्ट्री लगती है ना तो उससे पैसे आते हैं, तो एक पॉलिटिकल वर्ग को बड़ा फायदा होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी होने शुरू हो गए। निगेटिव इफेक्ट्स इसमें मिले, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स, अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू मशीन, ये सब होना शुरू हुआ। रिच पुअर डिवाइड, सोशल प्रॉब्लम्स, चाइल्ड लेबर, ये सब यहाँ होना शुरू हो गया। इन सब की चीज़ें से हुआ। पुअर वर्किंग कंडीशंस, बहुत छोटे छोटे चिमनी में बच्चों को घुसाया जाने लगा। चाइल्ड लेबर बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। स्लम्स, ड्यू टू स्लम्स बनने लगे, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़े प्रॉब्लम है। ठीक है, स्लम्स अपने आप में बहुत बड़े प्रॉब्लम है। ब्रेक डाउन ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम, सब लोग अब काम करने लगे तो अपनी वाइफ को लेकर के जाने लगे, और इस तरीके से जॉइंट फैमिली टूटने लगा। अब क्या हुआ? जॉइंट फैमिली टूटने लगा। आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी आने लगे, जैसे फैक्ट्री का धुआं खत्म कर दिया, आज हम लोग जहर सांस लेते हैं, जहर सांस छोड़ते हैं। पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, ये सब आपके इसके आज का जो क्लाइमेट देख रहे हो आप, कि कहीं बारिश जहाँ नहीं होती थी वहाँ बारिश हो रही है, और जहाँ सूखा रहता था वहाँ बर्फ गिरने लग रहा है। ये सब इसी का नतीजा है। पेड़ कटने लगे, पॉल्यूशन तो इतना हुआ है कि क्या ही किया जाए। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब इंडिया का देख लेते हैं क्या है।
यहाँ प्री इंडिपेंडेंस में यानी आज़ादी से पहले हमारे पास लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन थे, ब्रिटिश का जो फ़ायदा होता था वही लगाते थे यहाँ वो, जैसे कॉटन का, जूट का, रेलवे का, ये सब चीज़ें होती थी यहाँ पे। इसकी वजह से ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, दादा भाई नौरोजी का अगर ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी याद देखोगे आप, तो जिससे अंडर डेवलपमेंट हमेशा रहा, वो अपने फ़ायदे के काम करते थे और जो यहाँ के ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनकी सैलरी भी वो वहीं के हमारे पैसे से देते थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर हम देखें तो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल था। अगर पहले बोलें तो पहले तो स्टेट इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी आप मान सकते हो, उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी पे आज हम हैं। पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस था जिससे बहुत लॉस हुआ और 1991 का रिफॉर्म हुआ जो कि पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया। रेलवे, माइनिंग, ये सब यहाँ पे शुरू हुआ। फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स प्रोमोटेड हेवी इंडस्ट्रीज, 5 ईयर प्लान जो थे ये हेवी इंडस्ट्री को प्रमोट करते थे। पोस्ट लिबरलाइजेशन 1991 ऑनवर्ड्स आईटी रिवॉल्यूशन हुआ, प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ, पिछली वीडियो में हमने बताया हुआ है। ग्रोथ ऑफ सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग, सबसे ज़्यादा सर्विस, लगभग 50% से भी ज़्यादा ग्रोथ इसका हुआ है। रिसेंट ट्रेंड्स, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब अभी के ट्रेंड्स हैं। अब देखो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इंडस्ट्रियलाइजेशन का मैंने आपके सामने रख दिया है। कार्ल मार्क्स का कहना था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है क्लास स्ट्रगल को बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ एक बन जाएगा ऑनर और बहुत सारे लोग बन जाएंगे लेबर, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक लेबर लोग ऑनर ना बन जाएं, और ये कभी नहीं होने वाला है। क्योंकि एक मैं आपको रिसर्च बताता हूँ या आप एक थॉट भी सोच सकते हो, अगर दुनिया के सारे वेल्थ यानी धन सभी लोगों में बराबर बांट दिए जाए तो 10 सालों में जितने धन जिसके पास थे वापस से उतने ही आ जाएंगे। क्योंकि धन एक अलग कॉन्सेप्ट है, वेल्थ का एक अलग कॉन्सेप्ट है, सबके पास नहीं रह सकता है। आप देखते होंगे आपके पास में कुछ लोग होंगे जिनके पास बहुत पैसा आता है, लेकिन उनके पास जितनी तेजी से पैसा आता है उतनी तेजी से भागता है। उसके बाद बर्जुइज वर्सेस प्रोलिटेरिएट भी होना शुरू होगा। इसमें अलाइनेशन ऑफ वर्कर्स, प्रेडिक्टेड रिवोल्यूशन, मैक्स वेबर का भी कुछ कहना था इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है रैशनलाइजेशन को बढ़ाता है, इनके हिसाब से पैसे आएंगे तो लोग धार्मिक जो सपोर्ट से अलग होकर के रैशनलाइज होना शुरू हो जाएंगे। ब्यूरोक्रेसी एंड डिसिप्लिन की इन्होंने बात की थी, ब्यूरोक्रेसी बनाई जाती है सिस्टमेटिक एक तरीके से काम करने के लिए। प्रोटेस्टेंट इथिक्स सपोर्टेड कैपिटलिज्म, ये उनके टाइम का है। फिर दुखिम ने भी कुछ बात कहा था, ट्रांजिशन फ्रॉम मैकेनिकल टू ऑर्गेनिक, सॉलिडारिटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंटरडिपेंडेंस, ये सब चीज़ें शुरू हुई। और मेजर कुछ इशूज़ हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से, याद रखिएगा ये वीवीआई पॉइंट है। एक तो ये है लेबर एक्सप्लॉइटेशन, लेबर का जो शोषण है, ये माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, ये भी एक बड़ा अवतार लेके बैठा हुआ है। स्लम एंड अर्बन पोवर्टी, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। अनइवन रीजनल डेवलपमेंट, है ना। ऑटोमेशन से जॉब लॉस हो रहा है, ये भी एक बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर के आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का कंपेयर चार्ट हमने डाल दिया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल चेंज भी बहुत बड़ा होगा। देखो आप सबसे पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होगा फैमिली स्ट्रक्चर में बदलाव होगा, यूनिटी फैमिली बढ़ेगा, मॉडर्न वैल्यूज आएंगे और पीछे के वैल्यूज खत्म हो जाएंगे। मॉडर्न वैल्यूज जो कंपनियों के फायदे वाले हैं वही बढ़ेंगे। राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म, ये याद रखिएगा। सेक्युलर एंड साइंटिफिक आउटलुक, ये होना है, ठीक है ना। इट ट्रांसफॉर्म द इंटायर सोशल स्ट्रक्चर ऑफ नेशन स्टेट, ठीक है। चलिए ठीक है ना। तो आपके जो भी ये चीज़ें थी इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपके इतने ही काम का है। इंडस्ट्रियलाइजेशन 1 2 3 4 का दौर याद रखिएगा, किसमें क्या हो रहा है यही याद रखिएगा आपके एग्जाम में। और जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनके, चाहे वो हिस्ट्री से मैंने शुरू किया या अभी जो चैलेंजेज हैं या उनके कॉज हैं या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब आपके लिए ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं अगले वीडियो में।